So students, in today's class, we are going to start with basic of chemistry. हम आखिर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज पहले हम आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे साइंस के सब्जेक्ट में। पहले हम आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, याद रहे। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिक नॉलेज देंगे आपको साइंस के बारे में कि आखिर साइंस होता क्या है, इस बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे। फिर हम लोग ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, और बड़ी बड़ी बातें होंगी। शुरू से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां तक आपकी सोच जा सकती है हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोड्यूस किया जाए इसको, नाम ही है इसका साइंस। साइंस साइंस आखिर है क्या? तो दिस इज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। व्हाट इज सब्जेक्ट? द थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग इन द क्लास, द थिंग अबाउट विच, अराउंड विच द होल स्टोरी इज रनिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसके चारों तरफ पूरी कहानी घूम रही हो, या कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और साइंस एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग अगर नाम साइंस रख रहे हैं ना, तो हम साइंस के बारे में ही क्लास में टॉक करेंगे हमेशा। साइंस के अराउंड में ही सारी कहानियां की जाएंगे इसमें, अगर साइंस हम नाम रख दिए तो। ये एक सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग एक एप्लीकेशन लिखते हो अपने प्रिंसिपल के पास में, टू दी प्रिंसिपल या टू दी क्लास टीचर दिस दैट, नीचे लिखते हो सब्जेक्ट फॉर दी लीव ऑफ 1 ईयर। नहीं, आप लोग लीव मांगते हो, छुट्टी मांग रहे हो, तो सब्जेक्ट डालते हो ना, वही सब्जेक्ट है ये साइंस। तो साइंस एक सब्जेक्ट है। अब आखिर इस सब्जेक्ट का नाम साइंस क्यों पड़ा? तो बाबू, सबसे बड़ी चीज होती है नामकरण। हर एक चीज का नामकरण किया जाता है, नाम लिखा जाता है हर एक चीज का। आदमी का नाम बहुत बड़ा चीज होता है ना, नाम का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन पे ना। जैसे हमारा नाम मन मित ना जी, तो एक आदमी के नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन में। देखिएगा, कुछ लोग क्या करता है, नाम जो है रख देता है। जैसे कोई बच्चा इतनी हाइट में छोटा रह गया, ए टिमला सुन इधर ना, कोई हो गया ना, तो होता है कुछ लोग तनी थोड़ा सा कौन ज्यादा हेल्दी होगा, बट का कम कम कम, और तो बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई ना। नामकरण कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन नाम जो है ना, बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। नाम का कुछ मीनिंग निकल रहा होगा जरूर। मैक्सिमम दुनिया में जो नाम होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं, मीनिंगफुल होता है ना। इन्हीं की कुछ सूखल पाकल नाम रख दिए ना, नाम का एक मीनिंग होता है, एक ऑथेंटिक मीनिंग होता है। साइंस जो नाम रखा गया ना, ये नाम रखने के लिए जिस वर्ड को यूज किया गया वो एक लैटिन वर्ड था। लैटिन वर्ड, ये वर्ड था सिंसिया। सिंसिया, मन में आओगा इस सिया कहां से आ गया? टी आई है तो टिया है, इस सिया कैसे हो गया? तो बाबू कहीं कहीं पे ना जो टी होता है ना, ये वर्ड अपने आप में बदलाव करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा TION, सन पढ़ते हैं, नेशन NATION। हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं? NATION। इसको नेशन पढ़ते हैं, ना कि नेटियोन। नेशन पढ़ते हैं। तो TION को जैसे हम लोग नेशन पढ़ते हैं, वैसे TIA को हमें लोग हमेशा सिया पढ़ेंगे। जैसे इनर्सिया 9th में मिला था, तो ENERTIA एनर्सिया था, तो TIA से सिया बनता है। तो ये जो वर्ड है ना सिंसिया, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। और हर एक लैटिन वर्ड का एक मीनिंग होता है इंग्लिश में। ये इंग्लिश नहीं है, ये लैटिन है। जैसे हमारा हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अरबिक है, वैसे ही ये क्या है? लैटिन है। लैटिन एक लैंग्वेज था पुराने जमाने में, अंग्रेज इसी का यूज करते थे। सबसे पहले अंग्रेज लैटिन वर्ड का यूज किए थे।
लेकिन लैटिन को छोड़ के फिर वो लोग इंग्लिश में चले गए। सिंसिया का मीनिंग होता है नॉलेज। सिंसिया का मीनिंग होता है नॉलेज। अब जो भी हमारे पास नॉलेज है वो सब साइंस है। नॉलेज किस चीज का? अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज के बारे में हमारे पास कोई भी नॉलेज है वो साइंस है। हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग इसको बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करना चाहते हैं। काफी बच्चों को लैटिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ा हम इस पे बात कर ले आप लोगों से, आखिर लैटिन क्या है ना। इसकी स्टोरी को हम इधर बता देते हैं इतने दूर में। आखिर लैटिन है कौन ना, थोड़ा इसको जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज होता है ना। देखिए लैटिन जो है ना, ये इंग्लिश जो थे ना, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, वही लोग इसका यूज करते थे। ये एक डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज लैटिन। डेड लैंग्वेज क्या होता है? तो मरा हुआ लैंग्वेज है ये। मतलब इस लैंग्वेज को डेड कर दिया गया है, इस लैंग्वेज को डेड कर दिया गया। अब इसका कोई यूज नहीं करता है, अब इसका कोई यूज नहीं करता है। जैसे आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, संस्कृत को छोड़ के इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, उर्दू को छोड़ के इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। पुराने जमाने में क्या थे? यही सभी लैंग्वेज ज्यादा चल रहे थे। कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है। इंडिया में तो यही होता था। अब लोग सबको छोड़ के इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही पुराने जमाने में जो अंग्रेज थे ना, वो लोग लैटिन का यूज करता था। अब वो लोग इस लैटिन को पूरी तरह से छोड़ दिया है, पूरी तरह से अब वो लोग इसको छोड़ दिया है। अब इसका यूज नहीं करता है वो लोग। तो ये हो गया डेड लैंग्वेज। बाबू आप किसी चीज को छोड़ दोगे ना, तो अब उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो लैटिन में टोटल 1000 वर्ड्स हैं, लगभग 1000 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं। अब अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो आप इसमें कोई नया वर्ड नहीं बनाओगे। तो जो पुराने जमाने में वर्ड्स थे ना, अब उन्हीं को यूज किया जाता है नामकरण करने के लिए। अब क्यों सर, जब इसको छोड़ दिया गया है तो इसका नाम क्यों यूज किया जा रहा है? तो अब हम आपको इसका मेन कंडीशन बताते हैं, मेन कॉज बताते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले हम लोग कलर का स्पेलिंग लिखते थे COLOUR। अभी कंप्यूटर में आप पढ़ोगे तो लिखोगे COLOR, स्पेलिंग बदल गया। पहले हम लोग पढ़ते थे नेशनलाइजेशन, अगर लिखना है तो हम लोग स्पेलिंग पढ़ते थे NATIONL, नेशनलाइजेशन, TION। अभी नया में इसका वर्ड बदल गया है, अब नेशनलाइजेशन का स्पेलिंग बदल चुका है, ZATION हो गया। तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश वर्ड है तो बदलाव आ रहा है। कहीं कलर से कलर हो गया, कहीं नेशनलाइजेशन से नेशनलाइजेशन हो गया। इंग्लिश में, कि इंग्लिश क्या है? लाइव, लिविंग है, अभी ये जिंदा है। मतलब हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, इस पे नए नए वर्ड्स और जोड़े जा रहे हैं, और इसमें बार बार बदलाव किया जा रहा है, बार बार बदलाव किया जा रहा है ना। लेकिन यार नाम बदलता थोड़ी है, नाम हमें ऐसा रखना है जो कभी बदले नहीं। मान लीजिए हम आपका नाम इंग्लिश में रख दें ना, आपका नाम इंग्लिश में रख दें, बबलू, बबलू नाम रख दिया हमने आपका इंग्लिश में, मान लो। और आने वाले 5 साल के बाद में इंग्लिश ने कहा कि बबलू का स्पेलिंग आज से बदल के बबली किया जाता है। और जो जेंडर चेंज हो जाएगा जी ना, उसके बाद में बबलू को लोग क्या बोलेगा? बबली बोलेगा यार, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा बबलू ना। बबलू के डब्लू नहीं आएंगे, हाँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो हुआ कि नाम हमें ऐसा रखना है कि जो कभी बदले नहीं। कौन सा नाम नहीं बदलता है जी? जो डेड होगा। जो क्या होगा? डेड होगा। इसीलिए लोग लैटिन वर्ड का यूज करते हैं नाम रखने के लिए, सिर्फ नाम रखने के लिए लैटिन वर्ड का यूज किया जाता है। बोलो आज समझ में आ गई ये कंप्लीट?
तो लैटिन वर्ड का यूज किया जाता है नाम रखने के लिए, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, और नाम को स्टडी करने में हमें अच्छा लगेगा। अब इधर चलते हैं ना, इस टॉपिक को छोड़ दिया हम, आज के बाद कभी इस पे बात नहीं किया, अब इधर बात करते हैं। सिंसिया का मतलब होता है नॉलेज। मतलब हमारे पास कोई भी नॉलेज है, हमारे पास कोई भी नॉलेज है, वो क्या है? साइंस है। कोई भी नॉलेज है वो साइंस है। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ये भी साइंस है, और हम आज तक जितना भी सीखे हैं वो सब साइंस है। मैथ पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, अगर हम कोई भी नॉलेज लिए हैं तो वो साइंस है। बस इतना ही है, साइंस है। अब स्टार्ट होता है यहां से सेक्शन कि नॉलेज कहां से लिया गया, नॉलेज आया कहां से, अबाउट एनीथिंग, ये नॉलेज आया कैसे, लोगों को नॉलेज कहां से मिला। अब इस पर हम लोग टॉक करने चल रहे हैं। चलिए आराम से कहानी सुनिएगा, स्टोरी बताते हैं। हम सारी पढ़ाइयां स्टोरी में बताते हैं, डोंट वरी। हर एक कहानी, हर एक पढ़ाई को स्टोरी में बताएंगे आप लोगों को। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। ये बात है आज से कई लाख वर्ष पहले की, जिस समय में यहाँ पे प्रिमिटिव हुआ करते थे, आदि मानव। कई हजार वर्ष भी हो सकता है, लाख वर्ष भी हो सकता है। बात ये थी कि उस समय हम नहीं थे यहाँ पे, ना तो हम आपको बताते कि क्या हुआ था उस समय में ना। तो यहाँ पर प्रिमिटिव लोग रहा करते थे, प्रिमिटिव लोग। इसका कोई रियल रिकॉर्ड नहीं है, रियल रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे था क्या था ना, सब एक इमेजिनेशन है, मनगढ़ंत कहानी है। कि उस समय तो था नहीं ना कि जैसे मान लो कि सब प्रिमिटिव लोग बैठे हुए हैं और हम जाएं और डीएसएलआर कैमरा लेके पहुंचे, हे आई एम मनमीत सर, आई एम टेकिंग योर फोटो ना, उधर टेक फोटो खिंचवा लिया, सब हमको व्हाट्सएप पे भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कैसे ये नॉलेज बढ़ा होगा, लोगों के पास नॉलेज कैसे आया होगा। पुराने जमाने में जो प्रिमिटिव लोग हुआ करते थे ना, प्रिमिटिव लोग हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, ये लोग घुमंतु जीवन जीते थे। घुमंतु जीवन, घुमंतु जीवन जीने का मतलब हो गया कि कभी यहां पर रहेंगे, कभी वहां पर रहेंगे, कभी वहां पर रहेंगे। ये अपना एरिया बार बार बदलते रहते थे, कभी इस एरिया में रहते थे, कभी उस एरिया में रहते थे, कभी कुछ एरिया में रहते थे, अलग अलग एरिया में रहते थे हमेशा। ये लोग कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे। अब क्यों? तो ये देखो, इन लोगों को खाना बनाने नहीं आता था, ये नहीं मालूम था कि खाना कैसे बनता है, इन लोगों को ये बात मालूम नहीं था। तो जैसे मान लो कि हम सभी लोग क्या है, आदि मानव है। हम सभी लोग मान लो कि लगभग हैं लोग 30-35 आदमी, हम लोग पहुंचे किसी जंगल में, पूरी दुनिया में जंगल थी, एक हमारा ही घर था उस समय में, बाकी सब लोग जंगल में रहता था। तो सब लोग पहुंचा, हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, किसी जंगल में पहुंचे, अरे यहाँ पर इतना फ्रूट्स है, सारा पेड़ में फ्रूट है। हम लोग पहुंचे वहां पर, अपना डेरा डाले और वहां पर रुके, रोज फ्रूट्स को तोड़ तोड़ के खाने लगे, तोड़ तोड़ के खाने लगे फ्रूट्स को ना। अनाज है, चावल है, गेहूं है, कहीं कहीं हुआ है, हम लोग उसको भी तोड़ तोड़ के बना खाने लगे, ऐसे ही खाने लगे ना। गेहूं है, कूट कूट के खाने लगे। जैसे ही वो खत्म होने पर आया, जैसे 5-6 दिन का और खाना बाकी है वहां पर, तो हम लोगों में से कुछ मेन लोग, जैसे कि हम आप लोगों में मेन पर्सन हो गए, हम हुए, यहां से 3-4 को बॉडी बिल्डर को उठाएंगे ना, अपने साथ लेंगे और कहेंगे बाबू आप सब यहीं पर रुको, हम आवत हैं ना। हम पकड़ेंगे इस सबको और लेके पहुंचेंगे दूसरा जंगल में, घूमेंगे जाके दूसरा जंगल में, देखेंगे कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। तब तक एक वो जंगल मिला 2-3 किलोमीटर दूर, और उस जंगल में पूरा फ्रूट वैसे ही है। दौड़े दौड़े भेजेंगे आप लोगों में से किसी को, जाओ बुला के लगे आओ पूरी सेना को। अब पूरी सेना आप लोग फिर पहुंचोगे वहां पर, क्या यहाँ का खाना खत्म हो गया है, अब वहां पर पहुंचेंगे, फिर वहां पर तोड़ तोड़ के फ्रूट्स को, खाना को तोड़ तोड़ के खाना है स्टार्ट। फिर वहां पे खत्म होगा, दूसरी जगह पे हम लोग जाएंगे, और ऐसे ही लोग जीवन जीते थे उस समय में, कि हम बस खा के जी रहे हैं, बस काफी है। फिर नॉलेज कैसे बढ़ेगा, तो देखो नॉलेज कैसे बढ़ा होगा, इमेजिनेशन करते हैं। मान लो कि हम लोग अभी आदि मानव हैं, हम लोग यहां पर रहते हैं, इस जंगल में रहते हैं। इस जंगल से रास्ता भटकते भटकते हम लोग इस जंगल में पहुंचे, नए खाने की तलाश में।
कि बाबू कोई भी घूमता क्यों है, प्रिमिटिव क्यों घूमते होंगे? इन सर्च ऑफ फूड, गॉड नहीं, फूड। कोई भी घूमता है खाने की तलाश में। आज आप यहां पे बैठे हो ना, खाने के लिए बैठे हो। उन्होंने कहा अरे सर क्या मजाक करते हैं, यस ऑफ कोर्स खाने के लिए बैठे हो। आप पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो जॉब लगेगा या कोई बिजनेस करोगे, फिर आपको उससे पैसे मिलेंगे और पैसे से आप खाना खाओगे। आप बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान कर रहे हो यहां से ना, बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान कर रहे हो आप यहां से। तो हर कोई घूमता तभी है जब उसको खाने की तलाश होती है, खाने के लिए घूमता है हर कोई। तो ये लोग फूड के लिए इधर उधर भटकते हैं। मान लो कि हम लोग ही आदि मानव हैं, हम लोग भटकते भटकते ए से बी पर पहुंच गए, ए से बी पर पहुंच गए। जब हम लोग बी पर पहुंचे और 1 महीना लगभग हम लोग वहां पर रहे, तब तक हम लोगों में से किसी एक पर्सन को ध्यान में आया, अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरा एक्स तो वहीं पर छूट गया, कुल्हाड़ी तो वहीं पर छूट गया, पेड़ कैसे काटेंगे? फिर उसने क्या किया, 1-2 को वॉलेंटियर लोग को लिया और पहुंचा इस जंगल में अपना कुल्हाड़ी खोजने। तब तक वो क्या देखता है कि इस जंगल में जो एक सीड था, उस जो मान लो कि जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है ना, पूरा फूल आ गया है मोजर, अब आम आएगा ना, पहले कैली बनेगा, फिर आम बनेगा, पकेगा। आम खाने के बाद में हम लोग गुठलियां फेंक देते हैं। ऐसे मान लो गुठली फेंका हुआ है, तो आप देखना हम लोग के यहाँ जब गुठली फेंक देता है ना, ले जाके डस्ट के पास, सॉरी आप लोग वेस्टेज जहाँ पे गार्बेज फेंका हुआ रहता है ना, कूड़ा कचरा फेंका रहता है, तो एक कूड़ा कचरा पास में जितना भी सीड रहता है, गुठली रहता है ना, हर एक गुठली में आम के छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। नहीं देखे हो? आम के पौधे आ जाते हैं। जैसे इसमें आम का एक पौधा आ गया। अब इसमें आम है, गेहूं है, कुछ भी है, ये आम नहीं है, ये प्लांट है। जब वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी को खोजने गया, उसने देखा अरे हम जो आम खा के गुठली फेंके थे ना, उसी गुठली में से एक नया प्लांट बन गया है। मतलब हमने जो सीड फेंका था, उस सीड से प्लांट बन गया है। मतलब अब ये प्लांट से ट्री बन जाएगा, अब फिर से ट्री में फ्रूट्स आएंगे, अब फिर हम लोग खाएंगे। तब उसके ध्यान में आया कि हमें घूमने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक जगह पर रह के जो गुठली निकाल रहे हैं ना, जो सीड है, सीड हमारे पास, हम उसी सीड को दोबारा खेतों में डाल के और दोबारा हम उससे अनाज पैदा कर सकते हैं। और ऐसे एग्रीकल्चर का जन्म हो गया, लोग खेती करना सीख गए। आज क्या होता है, आप लोगों में से जितने भी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, आज अपने दादाजी पिताजी से बात कीजिएगा, आज जाके घर पे यू विल फाइंड कि हम अपने यहाँ अगर बताएं, मान लो हमारे यहाँ अगर 100 kg गेहूं हुआ इस साल खेतों में, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, 90 kg प्लस 10 kg। इस 90 kg को हम लोग टू ईट, खाने के लिए यूज कर लेंगे, और इस 10 kg को हम लोग सीड के रूप में यूज कर लेंगे। इस गेहूं को रख दिया जाएगा अगले साल के लिए। जैसे ही गेहूं का सीजन आएगा, हम लोग इस 10 kg को डालेंगे, फिर 100 kg बनाएंगे, 90 किलो खा जाएंगे, फिर 10 किलो डालेंगे। यही सिस्टम इन लोगों ने सोचा होगा, आदि मानव ने। तो एक नॉलेज आया कि नहीं आया? अब इन्होंने जो देखा, आंखों के हेल्प से जो इन्होंने देखा कि जो हम सीड फेंके हैं, इसी सीड से नया प्लांट बना, तो ये इस पर्सन ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया। तो बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो हमारे आंखों से देखने से पता चल जाए, उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। नॉर्मली हम अपने आंखों से देखें और हमें वो सारी चीजें अगर पता चल जा रही हैं, तो हम उसे ऑब्जर्वेशन बोलेंगे।
ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। कि हाँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उनका तबीयत खराब हो गया, आप उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में जाते ही वो उसको ठीक कर देंगे, 1 घंटे 2 घंटे में सही कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे आपको रुकना होगा, डॉक्टर ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पे रखा है। ऑब्जर्वेशन मतलब उसको रखना होगा आपको वहां पे, ऐसा ना हो कि 2 घंटे में हम सही कर दिए, तीसरे घंटे में आप घर पे और चौथे घंटे में शमशान पे ना, गलती हो जाएगा। वो रखता है नहीं, 2 घंटे में भले ही सही कर दिए हैं, 22 घंटे और रुकिए, देखा जाए अगर 22 घंटे में दोबारा इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ले जाइए घर, आपकी अमानत है ना, थोड़ा पैसे में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो वही बात है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग आंखों से देख के सीखते हैं। तो हमारा नॉलेज दो तरह से बढ़ता है, एक हमारे आंखों के देखने से और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने से। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। जैसे गुठली वाला जो एग्जाम्पल है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि एक्सपेरिमेंट है? ऑब्जर्वेशन है, ये देख के सीखा गया है। कुछ चीजों को सीखने के लिए आप ऑब्जर्व कर लो, खुद पर आजमाओगे ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो कुछ चीजों को देख देख के सीख लिया जाता है, कुछ चीजों को देख देख के सीख लिया जाता है, समझे ना? वही बात है। दूसरा हम एग्जांपल अगर इससे मैं बात करें, मान लो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन 2 नंबर पे, रात और दिन का बनना। कोई आदमी होगा इस दुनिया में, क्या आप कभी रात को रात प्रूफ किए हो, दिन को दिन प्रूफ किए हो? नो सर। हाँ, अभी बाहर रात हो जाए, थोड़ी देर में मान लो अभी रात हो गया होगा, आपको पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। चारों तरफ लाइट है, यहां पे लाइट जल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रात हो गया, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ नहीं कर सकते। हम लोग आंखों से देखेंगे कि अंधेरा है तो हम कह देंगे कि रात हो गया। रात और दिन का बनना हमारा आंखों से देखा हुआ ऑब्जर्वेशन है। हाँ, स्टॉर्म का आना, आंधी आ रहा है, स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी आ गया, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है। अर्थक्वेक का आना ऑब्जर्वेशन है, सुनामी का आना ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अपने से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अब मान लो हम लोग कुछ अदर अगर बात करते हैं, जैसे ये हमारा हाथ हो गया मान लीजिए, और हमारे हाथ पे हमने पानी गिराया, ऊपर से वाटर गिराया, पानी गिर गया सब नीचे, और एक बूंद पानी यहां पर है, लटक रहा है, अब कब गिर जाएगा पता नहीं। और हम जब उसको गए देखने के लिए कि एक बूंद पानी क्या है, तो देखो आपको दिख रहा होगा इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, या गुड। आप जब डालते हो बाल्टी में, ढेर सारा नाला है, नाले में पानी पूरा देखते हो, आपको उधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, कितना दिखता है जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन? नहीं यार, नहीं दिखता है, हमें सिर्फ वाटर दिखता है। लेकिन 1774 में वाटर को तोड़ा गया, तब पता चला कि वाटर के अंदर भी 2 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कुछ चीजें देखने से पता नहीं चलती हैं। क्या आज तक घर में नमक यूज करते आए हैं? नमक यूज करते आए हैं। आज जाइएगा घर पे, मम्मी आंटी जो भी होंगी, पूछिएगा नमक यूज किए हैं? हाँ किए हैं। बताइए तो नमक में आपको क्या दिखा? कहने चौपल का है हमारा चौपल, हाँ? अरे क्या दिखेगा रे, नमक में नमक दिखेगा ना, सोडियम और क्लोरीन दिखा। सोडियम और क्लोरीन दिखा, कुछ नहीं जानते हैं आप ना, तो हो गया, अगला दिन से आप सोडियम में क्लोरीन खाइएगा। समझिए, क्योंकि हम कुछ चीजों को देख नहीं सकते हैं अलग अलग, हमें उनको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा, हमें उनको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो कुछ नॉलेज हमको हो जाता है ऑब्जर्वेशन से, और कुछ नॉलेज हमको होता है
एक्सपेरिमेंट से। और दुनिया में अपना नॉलेज बढ़ाने का यही दो तरीका है बस। या तो आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन करो, या तो आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो। ये दो ही तरीकों से हमारा नॉलेज बढ़ता है। और हर एक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज साइंस, तो हम कहेंगे साइंस इज नॉलेज। साइंस इज नॉलेज अबाउट एनीथिंग। साइंस किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है। अब आपसे कोई पूछे नॉलेज आपको मिला कहां, तो भाई ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। So what is science? Science is the knowledge about anything which we have got from observations and experiments. बोलो समझे कि नहीं? साइंस क्या है? एक नॉलेज है जो हमने कैसे प्राप्त किया है, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया है और एक्सपेरिमेंट से प्राप्त किया है। तो हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जितना भी नॉलेज गेन किया है वो सब का सब साइंस है। इसीलिए साइंस का डेफिनेशन यहां पर हो रहा है, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। नॉलेज ही साइंस है। नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कौन सा नॉलेज? विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। चलिए हम आपको ऑब्जर्वेशन पे एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ऑब्जर्वेशंस पे एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आपने नाम सुना होगा धतूरा का। धतूरा, धतूरा का फूल आता है, गांव में लोग अक्सर यूज करते हैं चढ़ाने वढ़ाने के लिए। इसका इंग्लिश भी धतूरा ही होता है। तो धतूरा का फूल आता है, व्हाइट कलर का, पिंक कलर का फूल होता है इसका। और इसमें ना इतना बड़ा बड़ा फ्रूट होता है, इतना बड़ा बड़ा ना फ्रूट होता है, फ्रूट हरे हरे रंग का फ्रूट होता है। अब क्या है कि धतूरा जो होता है ना ये पॉइजनस होता है, ये एक पॉइजन है। एक पॉइजन है धतूरा, दिस इज ए पॉइजन। अब हम कहें कि भाई हमको कैसे पता चला पॉइजन है, आपको कैसे पता चला पॉइजन है? आपने भी किसी से सुना होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे धतूरा लेंगे, मर गए। तो अगर हम मर गए ना तो दुनिया को बता देना कि दिस इज ए पॉइजन। यार हमारे जानने में आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो धतूरा खा के मरा हो, लेकिन फिर भी हमको पता है कि पॉइजन है। जिसने हमको बताया कि धतूरा क्या है, एक पॉइजन है, उसके जानने में भी अभी तक कोई नहीं मिला जिसको पता हो कि धतूरा खा के कोई मरा है और उसको पता चला है। नहीं। तो जब कोई खा के मरा ही नहीं है तो पता कैसे चला कि धतूरा में पॉइजन है? तो पुराने जमाने में ये हुआ होगा। पुराने जमाने में ये हुआ होगा क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग थे ना, वो लोग फ्रूट्स खाते थे घूम घूम के। अब फ्रूट्स खाते खाते कहीं पर पहुंचे होंगे और देखा होगा कौन उसी में से धतूरा उठा के खाने लगा होगा और खाते खाते मर गया होगा। अगल बगल में सब बैठ के देख रहे हैं। वो सोच रहा होगा, लैंग्वेज से उस समय था नहीं कि आखिर ये मरा कैसे, आखिर ये मरा कैसे। तब उसको पता चला, अच्छा अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। तब उसने बाकी लोगों को बताया। मान लो कि आप भी एक आदमी माना हो, अब आप जा रहे हो खाने, हमने देखा है, जैसे आपने देखा है कि वो धतूरा खाया तो मर गया, अब हम जा रहे हैं धतूरा खाने, तब तो आप आओगे कहोगे इसको खाओ मत, खाओगे तो मर जाओगे, खाओगे तो मर जाओगे। तब हमको पता चला, अच्छा इनमें कोनो बात है? तो हाँ इनमें ढेर बात है, इनमें पॉइजन है। हम अगली पीढ़ी को बताए, वो अगली पीढ़ी को बताए, वो अगली पीढ़ी को बताए। आज बताते बताते इस पीढ़ी तक आ गया, हम तक बात आ गया ना। हो सकता है हमसे भी आगे पहुंच जाए ना, आपके थ्रू
अब हम आपको बताएंगे, आप अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएंगे ना जी। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, एक तरह से ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ही हुआ कि हम इसको ऑब्जर्व करें। जैसे आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, कि डे एंड नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत बड़ी चीज होती है ये। अगर हमारे यहां मान लीजिए कि पुराने जमाने में जो लोग यहां पर थे, वो लोग तो यही सोचते होंगे कि भाई सुबह सुबह कौन टॉर्च लेके आ जाता है, शाम को कौन लैंटर्न जलाते जाते आ जाता है, चंदा मामा, सुबह सुबह सूरज। ये लोग सोचते होंगे ये सुबह सूरज आया गया, अरे कौन आ गया, चांद देखो आ गया, ये हो गया, फिर सुबह सुबह सूरज पहुंच गया। ये रोज रिपीट करने लगा था, रोज रोज रिपीट करने लगा था, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, बिंगो टेढ़े मेढ़े। हाँ, रोज रोज जब रिपीट होने लगा तब लोगों ने कहा कि चलो इसका एक नाम रखा जाए, क्या, डे एंड नाइट, ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन, सनसेट हो रहा है चाहे सनराइज हो रहा है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई सनसेट हो रहा है, अब सूरज जा रहा है, सनराइज हो रहा है, सूरज आ रहा है। ऐसे होता नहीं है, ना सूरज जाता है ना सूरज आता है, वो अपने जगह पर रहता है, हम जाते और आते हैं। 9th में आपको मिला होगा, हम लोग घूमते हैं, सूरज अपने जगह पे रहता है और हम लोग घूमते हैं, हम लोग इधर उधर घूमते हैं और हम लोग को पता चलता है ऐसे। ये सब क्या है, इस सब का सब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। देखिए बहुत तेज आंधी आ रहा है, हमें मालूम है कि जब आंधी आता है तो बहुत सारे घर तहस नहस हो जाते हैं, जंगल में पेड़ गिर जाते हैं ना, घर गिर जाते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आंधी तूफान जब आता है, स्टॉर्म्स जब आते हैं, यही स्टॉर्म अगर किसी समंदर में आ जाए तो सुनामी बन सकता है। ये सुनामी बन के आएगा, और जब सुनामी आएगा सारे घरों को लेके चला जाएगा, आसपास का सारा माहौल बिगाड़ देगा, पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब का सब ऑब्जर्वेशन है। इक्लिप्सेस के बारे में बात करते हैं ना, ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ये जो इक्लिप्स होता है, जो ग्रहण लग जाता है, ये कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये जो अभी जो सिचुएशन दिखाया जा रहा है, अगर बाबू हम यहां होते तो ये कौन माना जाता, दिन। अगर हम यहां होते तो क्या माना जाता, दिन। और अगर हम यहां पे हैं तो क्या माना जाएगा, रात। हम तो अर्थ में कहीं भी हो सकते हैं। अब कौन यहां पर ये नहीं ना कह रहा है कि जब सर यहां होंगे तो गिर जाएंगे, नहीं बाबू, हम लोग अर्थ में कहीं भी हो सकते हैं, डोंट वरी। हम लोग सूरज के सामने हैं तो दिन है, और सूरज के सामने नहीं है तो रात है। तो अगर मान लो कि हम दिन में इधर हैं, हम दिन में इधर हैं, तो हमारे सामने सूरज है, और हम जानते कि दिन में सूरज होता है, दिन में चांद नहीं होता है, और हमें सूरज पूरा दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे सब रामरोछा, सब सही है। लेकिन मान लो रात का समय है आज, और हम रात में इस जगह पे हैं, तो रात में हमें चंदा दिखाई देना चाहिए, चंद्रमा दिखाई देना चाहिए, मून दिखाई देना चाहिए, यस और नो। हमें मून दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा अर्थ एकदम बीच में आ गया है। अब जो सन से लाइट आ रहा है, यही लाइट ना मून पर जाता है तो मून दिखाई देता है। मून अपना लाइट थोड़ी बनाता है। जब सन का लाइट मून पर जाता है तो मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है तो मून दिखाई देता है। अब दिक्कत यह हुआ कि हम लोग ढूंढ रहे हैं मून कहने गया, आज मून दिखिए नहीं रहा है। अब मून हमारे सामने है, मून हमारे सामने है, लेकिन मून दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों? कि मून पर लाइट नहीं जा रहा है, हमारा अर्थ आ गया है कहां, बीच में। तो इस समय हमारे सामने चांद है, लेकिन चांद दिख नहीं रहा है, तो इसको बोलेंगे लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण बोलेंगे। कि बबुआ तुम पर काल मंडरात है, तुम पर ग्रहण लग गया है, ग्रहण। क्या है कि तुम पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है और तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तो अगर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो मतलब तुम पर ग्रहण लग गया है, तुम पर ग्रहण लग गया है।
लेकिन वही अगर चांद यहां होता तो सन के सामने पहुंचता कि नहीं थोड़ा सा। आज जितना दूर ही लाइट चला जाता है, मान लो इतना ही दूर दिखाई दे रहा है, तो चांद दिखता ना, तो ग्रहण नहीं माना जाता, तो इसको ग्रहण बोल दिया गया। मान लो किसी समय ये जो मून है ना, मून वो यहां पर आ गया, मून आ गया यहां पर, और सिचुएशन ये बना कि हम लोग या तो यहां पर होंगे या तो यहां पर होंगे। क्लियर जी, क्लियर जी। अब अगर हम यहां पर हैं तो हमारे सामने ना सूरज है और ना हमारे सामने चांद है, क्या हमको कुछ दिख रहा है? तो ये अमावस्या की रात है ना, ये हो गया न्यू मून का नाइट, कि कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। क्लियर, क्लियर। लेकिन अगर हम यहां पर होते तो हम यहां पर हैं तो दिन है, आज दिन में बबुआ चांद तो दिखाई देता नहीं है, दिन में चांद दिखता है नहीं, लेकिन दिन में सूरज तो दिखता है ना। तो हम यहां से खड़ा होके आज सूरज को निहार रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, लेकिन ये आ गया बीच में, अरे हटना, अरे हटता क्या नहीं है जी। अभी जब तक हटेगा नहीं तब तक सूरज दिखेगा नहीं। अब हम इधर से देख ले रहे हैं कि सूरज इन्हें दिख रहा है, हाँ इधर से देख रहे हैं कि सूरज इन्हें दिख रहा है, लेकिन बिचुआ में सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सूरज पर ग्रहण लग गया है। भाई जो सूरज डेली पूरा दिखता था आज वो भी कटा हुआ दिखेगा, क्या कि जितना दूर आ गया उतना दूर तो सूरज दिखाई नहीं देगा। तो इसी को बोलते क्या, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन ही ना है यार। ऐसा थोड़ी है कि सूरज रात में आया और हमको बताइए मनमीत सर जानते हो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होता है? हमने कहा जी अब सुनो हम आपको बताते हैं, गुरु मंत्र हमको बता के चला गया ना। इन लोगों ने धीरे 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 ऑब्जर्व किया है सब चीजों को। तुम कहां से आ गए? तो वही बात है, आप यहां पर देख लो आगे वाला बात, ये है यहां पर वाटर। अब देखो तो आपको यहां पर दिख रहा होगा हाइड्रोजन, यहां पर दिख रहा होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सब दिख रहा है नहीं। अगर इसको देखना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, लेबोरेटरी में ले जाके जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया जाएगा तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में अलग करने का कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हो ना सर गर्म करते तो निकलता नहीं है, बाबू वेपर होता है, वेपर वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वही बात है कि यहां पर जो है वाटर में हमें वाटर दिख रहा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना होगा तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है क्या, H2O। ये वाटर का फॉर्मूला बन जाता है। ये 1774 में 1774 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था और वाटर को तोड़ के पता लगाया गया था कि वाटर के अंदर क्या है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इस बारे में पता चला था, याद रहे। तो इसीलिए आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से लेनी है कि कहां पर क्या हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है, इसका पता लगाना पड़ता है ना। नेक्स्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब ये कॉमन है, हर जगह पर मिल करता है, हर एक घर में नमक होगा ना। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नो सर, नमक नहीं है, क्या है, सॉल्ट है ना। तो ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। हम जानते हैं कि इसमें NaCl है, लेकिन ना तो आपको सोडियम दिखेगा ना तो आपको क्लोरीन दिखेगा। लेकिन वही जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे यार सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, देख के नहीं मालूम चला है। तो साइंस छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक बहुत ही पहुंचा हुआ सब्जेक्ट है। साइंस को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो
तो हर एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, उसके लिए हम हैं यहाँ पे जो आपको बताएंगे कैसे इन सभी नॉलेजेस को हमें बढ़ाना है, कैसे इन सभी चीजों को हमें सीखना है। वही बात है। सो द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। बोलो, अब समझ में आ गया? कहीं पर हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन और कहीं पर हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। कहीं पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और कहीं पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कर करके आज करोड़ों लाखों करोड़ों हम नॉलेज गेन कर चुके हैं। आज कितने सारे नॉलेजेस उठाए गए हैं। सो साइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंसिया विच मीन्स टू नो समथिंग और नॉलेज। इसका मतलब यही होता है। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली नॉलेज। ये बड़ा सुंदर चीज होता है। सिस्टमेटिकली नॉलेज होता है, मतलब ये नहीं कि यार थोड़ा 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 किसी चीज के बारे में जानकारी यहाँ से, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप इसका स्टडी करो, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करो, तभी आप उसको साइंस कहोगे। बड़ी अच्छे तरह से एकदम सिस्टमेटिक, एक जेन्युइन मैनर में आप उसको लेके चलो। ब्रांचेज ऑफ साइंस, इस पर थोड़ा बात करना चाहिए। ब्रांचेज किसको बोलते हैं? बात तो सही है। ब्रांच का मतलब होता है ना टाइप। हर जगह पे ब्रांच दिखाई देते हैं। चलिए एक एग्जांपल से चलते हैं। पहला एग्जांपल उठाते हैं हम आपके फैमिली से। आपके फैमिली से हम एग्जांपल उठाते हैं। आपके भाई बहन होंगे, हो सकता है आपके पिताजी होंगे, उनके भाई होंगे, बहन होंगे, उनके जो पिताजी होंगे उनके भी भाई बहन हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे यहां जैसे जैसे हम पीछे के पीढ़ियों में जाएंगे हमें अपने पूर्वजों के भाई बहन दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो सब लोग आज साथ में नहीं है। आपके दादाजी के भाई और आपके दादाजी और पूरा परिवार क्या एक साथ है? नहीं है। हो सकता है रेयरेस्ट इन द रेयर केस में हो सकता है ऐसा हो, किसी की कंबाइंड फैमिली हो ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हर एक जगह पे आज लोग परिवार को बहुत जल्दी तोड़ दे रहे हैं ना। छोटा परिवार लोग चाहने लग रहे हैं बहुत जल्दी से। लोग अपने पेरेंट्स तक को छोड़ दे रहे हैं छोटा परिवार करने के लिए ना। तो हम लोग इसी को बोलते हैं ब्रांचेस। कि मान लीजिए एक दादाजी हैं, दादाजी के जो पिताजी हैं, इस दादाजी के पिताजी के 2 बेटे, इसमें आपके दादाजी के भाई हो गए, आपके दादाजी के 3 बेटे, ये आपके पिताजी हो गए, आपके पिताजी के 2 बेटे और ये आप हो गए। तो देखो ना कैसे ब्रांच बढ़ते जा रहा है। ब्रांच इसी को बोलते हैं। जब ज्यादा लोग हो जाए ना फैमिली में तो फैमिली को डिवाइड कर दिया जाता है और इसी को ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच, ग्रुप भी बोल सकते हो आप इसको, इसी को ग्रुप या ब्रांच बोलते हैं। चलो हम आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और एग्जांपल बताते हैं। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मान लो कि आप स्कूल में हो और स्कूल में आप एक कॉपी लेके जाते हो पढ़ने के लिए। क्लियर? आप स्कूल में हो और आप एक कॉपी लेके पढ़ने जाते हो। हुआ कुछ ऐसा कि साइंस वाले टीचर आए, फिजिक्स वाले टीचर आए मून के बारे में लिखवा के चले गए। आपने एक कॉपी में लिखा। केमिस्ट्री वाले टीचर आए हाइड्रोजन के बारे में लिखवा के चले गए। आपने उसी कॉपी में लिखा। मैथ वाले टीचर आए नंबर के बारे में बता के चले गए। आपने उसी कॉपी में लिखा। अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं और आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप उसमें लिखते जा रहे हैं। एक ही कॉपी में आप सब लिखते जा रहे हो, सब लिखते जा रहे हो, सब लिखते जा रहे हो। अब वो कॉपी बस भरने ही वाला है। तब तक एक दिन ज्योग्राफी वाले टीचर आए, बोले बाबू लोग हमने आपको एक दिन अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया था, तो अर्थक्वेक के बारे में आपने जो जाना था उस बारे में अब चलिए चर्चा किया जाए। अब आप कॉपी पलटो पलटो रे पलटो, कहने लिखे थे अर्थक्वेक के बारे में रे, हाँ ये तो हिस्ट्री है, अरे ये तो सिविक्स है, अरे ये तो फिजिक्स है।
ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, हालत खराब। लेकिन वही आप लोग क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना लेते हो। फिजिक्स वाले टीचर है तो फिजिक्स का अलग कॉपी, ज्योग्राफी वाले टीचर है तो ज्योग्राफी का अलग कॉपी, हिस्ट्री वाले टीचर है तो हिस्ट्री का अलग कॉपी, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश का अलग कॉपी। अब जैसे ही बोलेंगे ज्योग्राफी वाले सर के अर्थक्वेक के बारे में, आप ज्योग्राफी का कॉपी निकाले, खोले, और उसमें आपको अर्थक्वेक मिलेगा तो सिर्फ ज्योग्राफी ही मिलेगा उसमें। अब आप उसमें अर्थक्वेक को आराम से ढूंढ सकते हो। तो देखो हुआ क्या कि सबसे पहले जब साइंस आया ना, जब नॉलेज लोगों के पास में होना स्टार्ट किया, तो हर एक चीज का नॉलेज होने लगा। बाद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, बाद में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि भाई सारा नॉलेज को हम मान लो एक ग्रंथ बना दिए, एक इतना मोटा बुक बना दिए, हम उस बुक में सारा नॉलेज लिख दिए अपना, उस बुक में सारा नॉलेज अपना हम उस बुक में डाल दिए, लिख दिए, एंट्री दे दिए और आपको दे दिए, ले जाओ जाके पढ़ो जाके। अब तो हो गया, इतना मोटा बुक है, उसको पढ़ते पढ़ते साल बीतिए जाएगा। अब आपको पढ़ना है मून के बारे में, अब ढूंढते रहिए मून कहाँ लिखा है ना, फिजिक्स के मून को पढ़ना है कि ज्योग्राफी के मून को पढ़ना है ना, ये कौना मून को पढ़ना है अब आप देख लो ना, और उसमें ढूंढते रहो। तो ब्रांच बनाने के बाद में ना फायदा हुआ। तो साइंस को सबसे पहले जब तोड़ा गया ना, इसको लिविंग और नॉन लिविंग में तोड़ा गया, लिविंग और नॉन लिविंग में तोड़ा गया, कि हम जिस भी लिविंग की चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम किसी भी लिविंग चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे लिविंग साइंस, लिविंग साइंस। और अगर हम किसी भी नॉन लिविंग चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस, साइंस का दो ब्रांच बन गया। अब अगर मान लो कि हम दो बुक बना दिए, तो अगर हमको मून के बारे में पढ़ना है तो हम किस में पढ़ेंगे, लिविंग साइंस में पढ़ेंगे। ये मून जिंदा होता है, यस और नो? कुछ लोग यस में सिर हिला रहा है, अरे मून जिंदा नहीं होता है, मून नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, तो हम इसमें पढ़ेंगे ना। किसी को हमारे बारे में पढ़ना है, हम एक लिविंग पर्सन, सही में लिविंग है ना, हमारे बारे में पढ़ना है तो कहां पढ़ेंगे, लिविंग साइंस में पढ़ेंगे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, लिविंग साइंस का नाम हो गया बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग साइंस का नाम हो गया फिजिकल साइंस, इसका नाम बदल दिया गया, स्टैंडर्ड नाम आ गया, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो वही बात है यहां पर, साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस, और बायोलॉजिकल और लिविंग साइंस। क्लियर? चलिए, अब फिजिकल साइंस को भी दो ब्रांच में बांटा गया, एक इसमें आ गया फिजिक्स, एक आ गया इसमें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है। और बायोलॉजिकल साइंस का एक ही ब्रांच है, दैट इज बायोलॉजी। ये हो गया। आपके क्लास 10th में अगर बात किया जाए तो आपके क्लास 10th में अगर फिजिक्स पे बात करें तो सबसे पहले एक चैप्टर होता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर होता है दैट इज मैग्नेट, थर्ड नंबर पे जो चैप्टर होता है दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्थ नंबर पे जो चैप्टर होता है दैट इज लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है, और फिफ्थ नंबर चैप्टर होता है दैट इज ह्यूमन आई। 5 चैप्टर होता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर आता है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर होता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा चैप्टर होता है आपका थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर होता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और फिफ्थ होता है पीरियोडिक टेबल। मतलब 5 चैप्टर। बायोलॉजी में जब आते हैं तो इसमें पहला चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर होता है आपका रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर होता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन,
5th चैप्टर होता है आपका आवर इन्वायरमेंट, और 6 नंबर चैप्टर होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टोटल 16 चैप्टर्स, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे टोटल 18 चैप्टर्स। केमिस्ट्री में आपका +1 हो गया बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया 6 चैप्टर। फिजिक्स में हम आपका 2 ब्रांच में पढ़ाएंगे, 2 टाइप में तोड़ देंगे लाइट चैप्टर को, क्योंकि एक बार में पढ़ाएंगे तो कम से कम 30 क्लास हो जाएगा, तो 2 पार्ट में तोड़ देंगे, छोटा छोटा पार्ट में लाइट चैप्टर को, रिफ्लेक्शन अलग और रिफ्रैक्शन अलग, तो 6 चैप्टर ये हो जाएगा ना, और 6 तो ये है ही, 18 चैप्टर हो जाएगा आपका साइंस में, याद रहे। और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इन्हें पढ़ना है ना। इस बार का भी सिलेबस सीबीएसई ने नहीं दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है ना। क्लास 10th है, यहाँ पर हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया जाएगा। क्लियर क्लियर। सो साइंस के बारे में नॉलेज मिला, और नॉलेज से हमें अलग अलग ब्रांचेज मिले, और इसी के साथ में आज की क्लास खत्म होता है। आज का समय समाप्त, कल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे हम इस चीज को। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।